सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज की क्लास में अच्छे प्रश्न है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मई को। हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है, या ऐसे सिंपल सा वर्ल्ड प्रेस डे भी बोल देते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं इस बार की थीम क्या है। Reporting in the brave new world, the impact of AI on press freedom and the media। आपको बता दूं 1991 में यूनेस्को का 26वां सत्र हुआ था, जिसमें विंडहोक डिक्लेरेशन अपनाया गया था। उद्देश्य था फ्री इंडिपेंडेंट प्रेस का विकास करना। और इस डिक्लेरेशन के बाद 1993 में यूनाइटेड नेशन ने 3 मई को ऑफिशियली वर्ल्ड प्रेस डे के रूप में घोषित किया था, डिक्लेयर किया था। तो सिंपल सा याद रखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये होता है 3 मई को। अच्छा, इसी तरह से भारत में हम नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाते हैं, वो भी याद रखना। वो कब होता है? 16 नवंबर को होता है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसको कौन जारी करता है, ये आपको बताना है। आगे इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन अभी ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, उससे पहले अभी तक देख लो आप, अभी ये 3 मई था। 1 मई और 2 मई को कौन कौन से दिवस हमने मनाए? तो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, श्रम दिवस, और 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने की FRP में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो आंसर होगा 4.41%। तो अभी हाल ही में सरकार ने गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी कि FRP, इंग्लिश में बोलोगे तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, इसको 2025-26 सीजन के लिए 4.41% से बढ़ा करके 355 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पहले 340 रुपए था। अब बात करते हैं ये FRP का मतलब क्या हो गया। इंग्लिश में हमने इसको बोला उचित एवं लाभकारी मूल्य, इंग्लिश में बोला फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो ये वो निश्चित मूल्य है जो चीनी मिलों को गन्ना किसानों से गन्ना खरीदने के लिए चुकाना पड़ता है। और इस FRP को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस की सिफारिश पर केंद्र सरकार तय करती है। तो अभी हमने देख लिया ये है क्या और किसकी सिफारिश पर इसको केंद्र सरकार तय करती है, वो भी हमने देख लिया, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और इसकी बात करें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की, तो इसको किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 1965 में गठित किया गया था। इसके बारे में मैं आपको और बताऊं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि गन्ने के टॉप 5 उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो ब्राजील है, फिर भारत है, फिर चीन है, थाईलैंड और फिर पाकिस्तान है। और वैश्विक गन्ना उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी की बात करोगे तो 22.9% है, जबकि ब्राजील की है 37.7%। चीनी उत्पादन के मामले में बात करेंगे, पहले स्थान पे ब्राजील है तो दूसरे पे भारत है। और अगर भारत के अंदर बात करते हैं कि भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। और चीनी उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है। ठीक है, ये डेटा भी याद रखना। बाकी CACP की एक बार फिर से बात करते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो ये केवल FRP ही नहीं बल्कि MSP इसकी भी सिफारिश करता है। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP है, ये 22 फसलों के लिए होता है और FRP केवल गन्ने की फसल के लिए होता है। अच्छा, यहाँ पे लगे हाथ में ये भी आपको बता दूं कि वो जो 22 फसलें हैं जिनके लिए MSP जारी होता है, वो 22 फसलें कौन कौन सी है। तो अनाज में गेहूं, धान, जौ, रागी, मक्का, ज्वार, बाजरा आ गया। दालों में चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर आ गया। और तिलहन फसलों में सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, मूंगफली, रेपसीड, कुसुम, नाइजर बीज आ गया। और वाणिज्य फसलों में खोपरा, कपास, कच्चा जूट, ये सब MSP की फसलें हो गई है। और ये गन्ने के लिए क्या जारी होता है? FRP जारी होता है। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान में रखना। बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत में एंजियोप्लास्टिक के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध थे जिनका भी निधन हो गया? तो आंसर होगा डॉक्टर मैथ्यू कलरिकल। तो भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक के रूप में प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलरिकल, और इनका भी निधन हो गया। उन्होंने 1986 में भारत की पहली एंजियोप्लास्टी सर्जरी की थी।
उनका जन्म हुआ था केरल में। पद्मश्री, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री उनको मिल चुका है सन 2000 में। डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार 1996 में मिल चुका है। और वैसे वो एशियन पैसिफिक सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 1995 से 1997 तक। अच्छा, एंजियोप्लास्टी क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करें ताकि आप थोड़ा समझ पाओ इसे। ये एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उपयोग धमनियों को खोलने और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर हृदय से जुड़ी समस्याओं, जैसे कि धमनियों में ब्लॉकेज हो जाता है तो उसके कारण कम रक्त प्रवाह होता है, तो उसी के इलाज के लिए इसका उपयोग करते हैं। एंजियोप्लास्टी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक कहे जाते थे डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलरीकल, लेकिन अभी इनका निधन हो गया, तो नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। अब निधन वाला प्रश्न है, कुछ और व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताता हूं जिनके हाल ही में निधन हुए और वो सारे इंपॉर्टेंट नाम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि देखो, दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर रॉन ड्रेपर का भी निधन हो गया। वे साउथ अफ्रीका से थे। गर्रीमेला बालकृष्ण प्रसाद वे कर्नाटक के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, निधन हो गया। भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का भी निधन हो गया। 2016 में पद्म विभूषण मिला था उनकी ऑटोबायोग्राफी अ पैशन फॉर डांस। उड़िया भाषा के प्रसिद्ध कवि थे रमाकांत रथ का निधन हो गया। वीर रामस्वामी सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ 1991 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उन पर महाभियोग नहीं चलाया जा सका। विमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? इनका निधन हो गया चिपको आंदोलन से। वे पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की धर्मपत्नी थी। और राम सहाय पांडे बुंदेलखंड के राय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे, 2022 में पद्मश्री मिला। कुमुदनी लाखिया, इनका संबंध कथक से था, गुजरात से थी ये। अभी इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 2025 में पद्म विभूषण मिला था, लेकिन अभी निधन भी हो गया। अभिनेता मनोज कुमार का भी निधन हो गया 2015 में। 47 नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको मिला था। उसके अलावा हमने देखा लेटेस्ट रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का निधन हो गया, वो अर्जेंटीना से थे। डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन के कस्तूरी रंगन के नाम से जिनको आप जानते हो, इसरो के 5वें अध्यक्ष रहे थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसकी सिफारिश पर आई थी? कस्तूरी रंगन समिति, हमेशा पढ़ते हैं नाम, उन्हीं का भी निधन हुआ है। दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला का भी निधन हो गया, इनका नाम इनाह केन्ना बारो है, वो ब्राजील से थी। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, देखो कि अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 151 नंबर पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। मैंने भी आपसे पूछा भी था कौन जारी करता है, तो नहीं याद है तो याद रखना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है क्योंकि, तो इसमें भारत की रैंक 151 है। 2024 पिछले साल भारत इसमें 159 रैंकिंग पर था, तो इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अच्छा, इसमें टॉपर कौन है? टॉपर नॉर्वे है। लगातार 9वें साल नॉर्वे इसमें टॉपर है। दूसरे स्थान पर एस्टोनिया है, तीसरे पे नीदरलैंड हो गया। सबसे आखिरी में 180वें स्थान पे इरिट्रिया को रखा गया है। कुछ हमारे पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो पाकिस्तान 158 पे है, नेपाल 90 स्थान पे रखा गया है, म्यांमार को 169 पे, बांग्लादेश को 149, श्रीलंका जैसे कि 139 पर है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से भारत की रैंकिंग आप याद रखेंगे 151 है और टॉप पर कौन है? नॉर्वे है। कौन जारी करता है ये जरूर याद रखना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। चलो, इंडेक्स वाला प्रश्न है, सूचकांक वाला प्रश्न है। 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट जो सूचकांक है अभी तक, वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, तो बिल्कुल एक एक प्रश्न ध्यान से सुनना। जैसे कि बात करें अभी कॉफी उत्पादन के मामले में भारत में टॉप पर है। भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर टॉप पे ब्राजील है और भारत में टॉप पे कर्नाटक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पर उड़ीसा है। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर चाइना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कर्नाटक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड हो गया। पहली बार जो पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 आया, उसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉप पर गुजरात रहा। उसके अलावा 7वीं बार जो भी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई थी उसमें टॉप पे चार्ड है, तो 5वें स्थान पे भारत है।
सिप्रे की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश इंपोर्टर कंट्री है यूक्रेन, दूसरे स्थान पे भारत हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने जो अभी मात्र मृत्यु दर पर एक रिपोर्ट जारी की, ट्रेडर्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2002 सन 2000 से 2023, इसके बीच भारत दूसरे स्थान पर रहा, टॉपर नाइजीरिया है। अंकटाड ने जो भी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स रेडीनेस इंडेक्स जारी किया, उसमें टॉपर अमेरिका है और भारत इसमें 36 नंबर पर रहा। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भारत सरकार अभी अंगोला को उसके रक्षा बलों के आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन के लिए कितने रुपए का ऋण देगा, मतलब लोन देगा? तो आंसर होगा $200 मिलियन। तो भारत ये अंगोला देश को उसके सशस्त्र बलों यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन के लिए $200 मिलियन का लोन देगा। एक्चुअली में ये घोषणा तब हुई है जब अंगोला के अभी प्रेसिडेंट, जिनका नाम है जोजाओ मैनुअल गोंजाल्वेस लोरेंको, इतना बड़ा इनका नाम है, तो ये अंगोला की प्रेसिडेंट है और अभी ये भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। आप कह सकते हो 38 साल के बाद अंगोला का कोई प्रेसिडेंट है जो कि भारत आया। तो इसी बीच ये लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है कि हम उसको ये $200 मिलियन का लोन देंगे, और किसके लिए देंगे वो मैंने आपको बता दिया, उसके रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए। और एक और पॉइंट याद रखना कि अंगोला ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 123वां देश बन गया है। मैं आपको लिख करके चलता हूं, मैप में अंगोला दिखाता हूं, ये रहा मैप में अंगोला। कैपिटल इसकी लुआंडा होती है, करेंसी है क्वांजा, और प्रेसिडेंट हमने देख लिया जो जाओ मैनुअल गोंजाल्वेस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत के रैंक क्या है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पर है। तो कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 है। किसने जारी किया? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। क्या बताया इसमें? एक तो इसमें बताया कि पूरी दुनिया में 117 गीगावाट नई विंड एनर्जी कैपेसिटी ऐड हुई है, और इससे अब टोटल कैपेसिटी हो चुकी है 1136 गीगावाट की। विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं केवल हम पूरी दुनिया में, कि पूरी दुनिया में विंड एनर्जी से पवन ऊर्जा कितनी बनी है, तो 1136 गीगावाट। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा है चाइना का, मतलब इसमें बात करोगे तो टॉपर चाइना है, जिसने 79.8 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी ऐड की है। तो टॉपर चाइना हो गया, दूसरे स्थान पे अमेरिका हो गया, तीसरे पे जर्मनी है, चौथे पे भारत है, पांचवे पे ब्राजील है। तो विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा क्षमता को जोड़ने के मामले में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर है चाइना। बाकी इसने इसको जारी किया है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। इसकी बात करें तो ये एक ट्रेड एसोसिएशन है जो विंड एनर्जी के क्षेत्र में काम करता है, जिसका मुख्यालय लिस्बन पुर्तगाल में है। और भारत में अगर एक बार हम बात कर लें कि विंड पावर जनरेशन में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो गुजरात हो गया, फिर कर्नाटक हो गया, फिर तमिलनाडु ये हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 थी ये। बाकी इंडेक्सेस और रैंकिंग वाला प्रश्न आज मैं ऑलरेडी आपको रिवाइज भी करवा चुका हूं, तो वो हम पढ़ चुके हैं। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अमितेश कुमार सिन्हा को। तो याद रखेंगे अभी हाल ही में अमितेश कुमार सिन्हा को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने सुशील पाल का स्थान लिया। वैसे इससे पहले भी वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ रह चुके हैं, और अभी एक बार फिर से वो इस पद पर आ गए हैं। अच्छा, ये अमितेश कुमार सिन्हा से एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री में वो अतिरिक्त सचिव भी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं। बाकी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें, इसकी शुरुआत होती है 2021 में। कौन सा मंत्रालय है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री। उद्देश्य है भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना, और इसके लिए बजट रखा गया है 76,000 करोड़ रुपीस का। अब एक तरह से ये अपॉइंटमेंट नियुक्ति वाला प्रश्न है। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियां मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। जैसे कि देखो, अगर पूछे 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था अभी दिनेश माहेश्वरी को, और ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इसके महानिदेशक बने मांगीलाल जाट। राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी बने अरविंद श्रीवास्तव, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया अजय भूषण पांडे को। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के सीईओ अजय भादु बने, और नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ बने। ये तीनों नाम अजय से संबंधित हैं, तो मैंने एक साथ लिख दिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन बनाया गया निपुण अग्रवाल। विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष बनी है
खुनयिंग पटामा थाईलैंड से हैं इस पद पर आने वाली दूसरी महिला हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख बनाया गया आलोक जोशी को। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने नर्मदेश्वर तिवारी। एक्सियोम स्पेस का सीईओ अभी एक भारतीय मूल के बने हैं, तेजपाल भाटिया इनका नाम है। और भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी थी दिव्या शर्मा। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो आंसर होगा दुबई में। वर्ल्ड पुलिस समिट की बात हो रही है, ये 13 से लेके 15 मई 2025 तक होगा। कहां पर होगा? दुबई यूएई में होगा। उद्देश्य है दुनिया में पुलिस, साइबर क्राइम और पब्लिक सेफ्टी पर नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज पर चर्चा की जाएगी यहाँ पर। अब समिट वाला प्रश्न है, सम्मेलन वाला प्रश्न है। चलो आओ कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन आपको फिर से रिवाइज करवाएं। तो एक अभी हमने पढ़ा था राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 अभी हुआ नई दिल्ली में। फिर अभी 2025 में जो छठा बिम्स्टेक समिट हुआ था उसको होस्ट किया था थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। और याद रखना अब अगले 2 सालों के लिए इसको होस्ट करेगा कौन? बांग्लादेश। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक हुई थी अभी भारत में नई दिल्ली में हुई। दूसरी बार भारत इसको होस्ट कर रहा है। अभी 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ दुबई में। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्तरीय शिखर सम्मेलन हुआ हैदराबाद में। 9वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हुआ नई दिल्ली में जिसकी थीम है संभावना। 3री बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक हुई काठमांडू में। 150वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट उज्बेकिस्तान में हुआ। और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से अभी पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभी अरुणाचल प्रदेश में हुआ। छठा इंडिया स्टील 2025 का आयोजन अभी मुंबई में हुआ। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने अभी सुफलाम 2025 कार्यक्रम का दूसरा संस्करण का आयोजन किया था सोनीपत हरियाणा में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सीक्योर इसको किसने शुरू किया? तो आंसर होगा इंग्लैंड ने। तो इसका नाम है सीक्योर प्रोजेक्ट, सीक्योर परियोजना। अभी इंग्लैंड में इसको शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है समुद्री जल से सीधे CO2 निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ताकि कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने की जो महासागर की क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करने का एक तरीका है। कार्बन सिंक मतलब कार्बन को अवशोषित करना, उसे सोखना। या आप इसको यूं भी कह सकते हो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में महासागर की भूमिका को बढ़ाया जाएगा इसके थ्रू। और इसमें उन्होंने टारगेट रखा है कि 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष समुद्र से हटाना है, जिससे कि वो पर्यावरण से, वातावरण से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सके। अब यहाँ पे इंग्लैंड के कुछ स्टैटिक बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले इसी तरह के कार्बन से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं। देखो, अगर पूछे कि भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन अभी कहां पर किया गया था? केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में, वहां पे। कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति, इसका नाम है, ये हुआ नई दिल्ली में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार शिपिंग इंडस्ट्री पर कार्बन टैक्स लगाने का निर्णय लिया। ये टैक्स 2028 से लागू होगा। पशुधन किसानों पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश बना डेनमार्क। कब से लगाएगा? 2030 से। हमारा जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? 2070 है। ठीक है, बाकी इंग्लैंड की हमने बात करी थी, तो ये रहा इंग्लैंड। और जिसे आप यूके कहते हो, यूनाइटेड किंगडम, ये 4 देशों को मिलाकर के बनता है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इंग्लैंड की कैपिटल हो गई है लंदन, करेंसी है पौंड स्टर्लिंग, और अभी प्रधानमंत्री नए बने थे, किर स्टारमर इनका नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से GDP वाला देश कौन सा है? तो आंसर होगा सूडान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी ये फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट को जारी किया है। ये क्या बताता है कि किस देश का लोन टू GDP अनुपात कितना है, या यूं कह दूं कि किसी भी देश पर ऋण का भार कितना है, वो हमें इससे मालूम चलेगा। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे एक देश का GDP है 100 रुपए और उसने जो किसी से लोन लिया है वो है 50 रुपए, तो लोन टू GDP अनुपात कितना हो गया? 50/100। परसेंट में बात करेंगे तो इंटू 100, यानी कि 50%। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि किसी देश पर कर्ज भार कितना है
वो हमें ये लोन टू जीडीपी अनुपात से पता चल जाता है। तो इसमें टॉप पर कौन है? टॉप पर हो गया सूडान 252% के साथ। मतलब वैसे ही समझो आप, इसका जीडीपी मान लो 100 रुपए है और इसने लोन कितना कितना लिया हुआ है, 252 रुपीज इसने लोन लिया हुआ है। तो टॉप पर तो सूडान हो गया। अगर बात करें इसमें भारत की रैंक क्या है, भारत 31 नंबर पर है, चाइना इसमें 21वें स्थान पर है। और भारत की रैंक तो 31 हो गई। और भारत की बात करें कि भारत का लोन टू जीडीपी रेशो कितना है, तो वो 80 है, 80% आप बोल दो। और चाइना का है 96%। और वैसे हमारा टारगेट क्या है कि हम इसे 50 ±1% पर लेकर के आ जाए। अभी ये ज्यादा है, ये जितना कम हो उतना अच्छा है। कम होने का मतलब क्या है, हमारे ऊपर लोन कम होगा। अब लेकिन यहाँ पर टॉप पर सूडान है, तो ये रहा मैप में सूडान। कैपिटल इसकी खार्तूम हो गई है, करेंसी है सुडानीज पाउंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस रिपोर्ट को जारी किया, उसके बारे में तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? प्रतीक शर्मा को। फिर पूछा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी, आखिरी बार ये जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में। विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया 2 मई को। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी? दिव्या शर्मा। किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की? मध्य प्रदेश। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया, नाम क्या है? इनाह कैनाबारो, ब्राजील से थी। और केयर एज राज्य रैंकिंग में बड़े राज्यों के कैटेगरी में टॉप पर रहा महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंगम पोर्ट का उद्घाटन किया, केरल में। प्रकृति बहाली के लिए एम फॉर नेचर पहल शुरू की फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। और गृह मंत्री अमित शाह ने बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की कितने फुट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया? 9 फुट। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार अभी शुरू किया किसने? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न।